पिनारे में शेर, एक रहस्यमयी कथा। बादशाह अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उनकी दरबार की सबसे बड़ी खासियत थी न्यायप्रियता, विद्वता और व्यंग्यशीलता। इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे बीरबल। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। एक दिन सुबह सुबह महल के द्वार पर एक अजनबी सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक संदेश है, बेहद जरूरी, जंगल से। अकबर ने संदेश खोला और जैसे ही पढ़ा, उनकी भौहें सिकुड़ गई। जहांपनाह, इस पत्र को गंभीरता से ले। हमारे राज्य के किनारे जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां शेर है, लेकिन वो कोई आम शेर नहीं, वो इंसानों की भाषा बोलता है। दरबार में खलबली मच गई। इंसानों की भाषा बोलने वाला शेर, ये तो कोई धोखा भी हो सकता है। एक वजीर बोला, या शायद कोई रहस्य। बीरबल ने धीरे से कहा, अकबर ने निर्णय लिया, कल सुबह हम स्वयं पिनारे के लिए निकलेंगे। बीरबल, तुम भी साथ चलोगे। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ विश्वस्त सैनिकों का दल जंगल की ओर रवाना हुआ। सफर लंबा था, लेकिन रास्ते में कुछ बातें रहस्यमयी थी। पेड़ों पर खरोंचों के निशान, जली हुई घास और कुछ ऐसी गंध जो सामान्य जंगलों में नहीं होती। तीसरे दिन जब वे गहराई में पहुंचे तो अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी, लेकिन ये कोई सामान्य दहाड़ नहीं थी। वापस चले जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, एक गंभीर सी आवाज आई। सैनिक सहम गए। ये शेर बोल रहा था? एक ने कांपते हुए पूछा। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, शेर तो नहीं, पर किसी चालाक का खेल अवश्य है। अकबर और बीरबल ने जंगल के बीच एक छोटा शिविर बनवाया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस जंगल में बिना अनुमति कोई पत्ता भी नहीं ले। हम खुद देखेंगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। रात को बीरबल अकेले निकले। उनके पास एक लालटेन, तलवार और कुछ खास जड़ी बूटियां थी। अचानक उन्हें एक गुफा दिखी। भीतर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक शेर बाहर निकला, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था। क्यों आए हो इंसान? शेर ने बोला, इंसानों किसी भाषा में। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम बोलते हो या ये कोई छलावा है? शेर चुप रहा, फिर बोला, जाओ, नहीं तो पछताओगे। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी शेर हवा में गायब हो गया। अगली सुबह बीरबल ने पूरे इलाके की छानबीन की। उस गुफा के पास उन्हें कुछ रस्सियां, एक मुखौटा और कुछ रहस्यमयी औजार मिले। बीरबल समझ गए ये किसी इंसान का किया धरा है। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यहां कोई हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ये शेर नहीं, बल्कि कोई बहुत चतुर व्यक्ति है जो जंगल में छिपा हुआ है और शायद कोई बड़ी साजिश रच रहा है। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की साजिश? बीरबल बोले, ये पता लगाना अभी बाकी है, परंतु ये मात्र एक डर फैलाने की कोशिश नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले दिन जंगल के पास एक जाल बिछाया जाए और कुछ बकरियों को खुले में छोड़ा जाए। रात को वही आवाज फिर आई, रुको, वापस जाओ, यहां जानवर ही नहीं, इंसान भी मरते हैं। लेकिन बीरबल ने इस बार उसकी दिशा पकड़ ली। वे उसी ओर दौड़े। जैसे ही वे एक झाड़ी के पास पहुंचे, एक व्यक्ति गिर पड़ा। उसके चेहरे से शेर का मुखौटा उतर चुका था। वो कांप रहा था। माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। तुम कौन हो? बीरबल गरजे, मेरा नाम अजहर है, मैं एक पूर्व सेनापति हूं। मुझे महल से निकाला गया क्योंकि मैंने एक विदेशी गुप्तचरों से संपर्क किया था। मैंने बदला लेने की कसम खाई। अजहर ने बताया कि कैसे उसने इस इलाके के आदिवासियों की मदद से एक शेर जैसी आभा बना ली। उसके पास आवाज बदलने वाला एक दुर्लभ उपकरण था जो उसे शेर की तरह दहाड़ने और इंसानों की आवाज निकालने देता था। मैं चाहता था कि राज्य में दहशत फैले,
लोग पिनारे को श्रापित माने और वहां से भाग जाएं। मैं इस जंगल में अपनी सेना तैयार कर रहा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देशद्रोही! बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। रुको जहांपनाह, ये अभी अंत नहीं है। बीरबल ने अजहर से पूछा, तुम इतने साधनों के साथ अकेले कैसे काम कर रहे थे? तुम्हारी पीठ पर कोई तो है। अजहर चुप रहा, फिर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं कह सकता, मेरी जान जाएगी। बीरबल को समझ आ गया, जंगल में कोई और भी है, कोई बहुत बड़ा दुश्मन जो अजहर को नियंत्रित कर रहा है। अजहर को कड़ी सुरक्षा में वापस महल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक जंगल से एक तीर आया, सीधा अजहर की छाती में। वो जमीन पर गिर पड़ा, आखिरी शब्द कहते हुए, वो अभी यही है, वो सब देख रहा है। सैनिकों ने जंगल की ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ पेड़ों के बीच एक हल्की परछाई, शेर के आकार की। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, उस शेर की, या शायद उस आदमी की जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। हमें और तैयारी करनी होगी। अकबर ने हामी भरी। बीरबल, यह रहस्य अब तुम्हारे हवाले है। बीरबल ने जंगल की ओर देखा, उस परछाई की ओर, और मुस्कुराए। गहरी रात थी, आकाश में बादल थे और चांद अक्सर बादलों के पीछे छिप जाता। बीरबल राजमहल की बालकनी में खड़े थे, उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थी, वहीं जहां से वो शेर जैसी परछाई दिखाई दी थी। अजहर की रहस्यमयी मृत्यु ने एक अनसुलझा सवाल छोड़ दिया था, वो कौन है जो शेर की परछाई में छिपा है, और क्या वो अभी भी महल के आसपास है? बीरबल ने उसी रात अकबर से भेंट की। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। ये सिर्फ जंगल की नहीं, पूरे राज्य की सुरक्षा का प्रश्न है। अकबर चिंतित थे, लेकिन उनकी आंखों में विश्वास था। बीरबल, मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता हूं। जाओ और इस परछाई का सच सामने लाओ। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को लेकर उस इलाके के सबसे समीपवर्ती गांव कोलाहल की ओर प्रस्थान किया। यह गांव पिनारे जंगल की गोद में बसा था और वहां के लोग सदियों से जंगल की पूजा करते आ रहे थे। गांव वालों से बातचीत करते हुए एक वृद्धा ने धीरे से कहा, बाबा, वो शेर तो हमारा रक्षक है। हमने उसे अपनी आंखों से जंगल में चलते देखा है, लेकिन कुछ समय से वो बदला बदला सा है। उसकी चाल में अब शांति नहीं, आग है। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने उसे करीब से देखा है? वृद्धा की आंखें चमकी। हां, उस रात जब अजहर मारा गया, मैं जंगल से लौट रही थी। मैंने देखा कि वो परछाई कुछ लोगों से बातें कर रही थी, इंसानों की जुबान में। बीरबल की निगाहें गहरी हो गई। क्या तुम्हें उनकी कोई बात याद है? हां, वो कह रहा था, राजा को बाहर बुलाओ, बीरबल को फंसाओ, खेल अब शुरू होगा। कोलाहल गांव के बुजुर्ग मुखिया ने एक और रहस्य उजागर किया। बाबा बीरबल, आपने कभी पैंतरेबाज का नाम सुना है? नहीं, वो एक बहुरूपिया था, बेहद चालाक। कभी महल में तांत्रिक बनकर आया, कभी सैनिक बनकर। उसे पकड़ लिया गया था और जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। क्या वो अब भी जेल में है? बीरबल ने तुरंत पूछा। मुखिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, 5 महीने पहले वो जेल से गायब हो गया। बीरबल समझ गए, जंगल की परछाई, इंसानों की जुबान बोलने वाला शेर, बहुरूपिया, ये सब एक ही कहानी के टुकड़े थे। कुछ ही दिनों बाद महल में एक और संदेश पहुंचा, पर डाइसमल, वो एक खाल के टुकड़े पर लिखा था, जिसे शेर की पूंछ से बांधकर महल के द्वार पर फेंका गया था। तुमने मेरे प्यादे को मार दिया, अब राजा की बारी है। अगर हिम्मत है तो तीसरी पूर्णिमा की रात अकेले जंगल में आओ। अकेले, वरना सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में पहरा कड़ा कर दिया जाए, लेकिन बीरबल ने कुछ और सोचा। जहांपनाह,
मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। आपके स्थान पर अकबर चौंक गए, लेकिन बीरबल ने कहा, यदि मैं न गया तो ये शतरंज का खेल अधूरा रह जाएगा। मुझे वो मोहरा बनना होगा जो राजा को बचाता है। पूरा जंगल चांदनी से नहाया हुआ था। बीरबल अकेले, बिना किसी हथियार के जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सिर्फ उनके पास थी एक जलती हुई मशाल, कुछ औषधियां और एक तगड़ा दिमाग। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि पत्तों की सरसराहट भी तलवार जैसी लग रही थी। और तभी, स्वागत है, बीरबल, एक गहरी, गरजती हुई आवाज गूंजी। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां बीच में एक ऊंचा पत्थर था और उस पर बैठा था वही शेर। लेकिन जब बीरबल थोड़ा और पास गए, तो उन्हें सच का पहला झटका लगा। शेर के पीछे एक आकृति खड़ी थी, एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा इंसान जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। मैं ही हूं, पैंतरेबाज। मैंने लौटकर वही किया जो मैं करता आया हूं। छुपकर वार, बीरबल ने शांति से पूछा, तुम्हारा मकसद क्या है? पैंतरेबाज हंसा, मकसद? एक ही मकसद, अकबर का पतन और बीरबल का अंत। वर्षों पहले मुझे महल से बाहर फेंक दिया गया। अब मैं तुम्हें उसी जंगल में मिटा दूंगा। और ये शेर? मेरे पास एक जड़ी है जिससे जानवरों का व्यवहार बदला जा सकता है। ये शेर अब मेरे इशारों पर चलता है। वो सिर्फ दिखावा नहीं, असली है। बीरबल ने धीरे से अपना हाथ कमर की ओर ले जाना शुरू किया, वहां जहां एक छोटी शीशी थी। क्या तुम मुझे मारोगे? नहीं, पैंतरेबाज ने कहा, तुम्हें शिकार बनाऊंगा, जैसे तुमने मुझे कभी शिकार समझा था। बीरबल ने अचानक शीशी को जमीन पर फेंक दिया। एक तीव्र गंध हवा में फैल गई। वो जड़ी थी जो जानवरों को शांत कर देती थी। शेर की आंखें बदल गई। पहले वो गुर्राया, फिर धीमे से बीरबल के पास आकर बैठ गया। पैंतरेबाज चौंक गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानवरों को नियंत्रित कर सकते हो, पर सच को नहीं। बीरबल ने सीटी बजाई और झाड़ियों से निकल आए दर्जनों सैनिक जो पहले से छिपे थे। पैंतरेबाज भागने लगा, लेकिन अचानक जंगल में आग लग गई। शायद उसकी ही चाल थी, खुद को छुपाने की। आग उसी जंगल को निगलने लगी जो शिकार और शिकारी दोनों को छुपाता आया था। पैंतरेबाज जंगल में गायब हो गया एक बार फिर। बीरबल ने एक लंबा पत्र अकबर को भेजा, जहां पनाह, हम अभी भी अंधेरे में हैं। शेर अब हमारे साथ है, पर शिकार अभी भी आजाद है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ विराम है, अंत नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि जंगल की घेराबंदी की जाए। पर फिर भी एक रात महल की छत पर वही आवाज फिर से गूंजी, बीरबल, अगली बार सिर्फ तो नहीं होगा, पूरा दरबार बिछ जाएगा। महल की दीवारों पर अब पहले जैसी शांति नहीं थी। अकबर की आंखों में चिंता गहराने लगी थी। पैंतरेबाज की रहस्यमयी वापसी और उसके खुलेआम चुनौती देने से बीरबल पर भारी दबाव था। रात को महल के सुरक्षागृह में एक घटना घटी। महल के शस्त्रागार में एक सैनिक मरा पाया गया। उसका चेहरा विकृत था, जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। पास में एक पत्थर पर लिखा था, अब खेल भीतर से शुरू होगा। बीरबल ने निरीक्षण किया, कमरे के कोने में एक विशेष जड़ी की गंध थी, वही गंध जो जंगल में मिली थी। पैंतरेबाज अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं, वो महल में घुस चुका है, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने निर्णय लिया, दरबार में हर व्यक्ति की गुप्त निगरानी शुरू की जाए। उन्होंने एक खास योजना बनाई। उन्होंने हर वजीर को अलग अलग कार्य सौंपे और उनके पीछे गुप्तचरों को लगा दिया। बीरबल जानना चाहते थे कि कौन है जो भीतर से पैंतरेबाज को सूचना दे रहा है। तीसरे दिन उन्होंने एक गुप्त दरबार बुलाया। सिर्फ 5 प्रमुख वजीरों को आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान बीरबल ने एक नकली समाचार साझा किया, जहां पनाह,
हमारे पास सूचना है कि पैंतरेबाज राजस्थान के रेगिस्तान में छिपा है। ये झूठ था, परंतु बीरबल देखना चाहते थे कि ये बात बाहर कैसे फैलती है। और हुआ भी यही। अगली सुबह पिनारे की सीमा पर एक पेड़ पर एक शव लटका हुआ मिला। उसके हाथ में था एक संदेश। राजस्थान में कुछ नहीं, लेकिन दरबार में बहुत कुछ है। बीरबल का शक पक्का हो गया, गद्दार दरबार में ही था। बीरबल ने अपने पुराने मित्र और सबसे तेज गुप्तचर रघु को बुलाया। तुम्हें किसी को पकड़ना नहीं है रघु, बीरबल ने कहा। तुम्हें सिर्फ उसके पीछे की परछाई को देखना है। रघु ने एक नई पहचान बनाई। वो महल में एक मामूली सफाई कर्मी के वेश में रहने लगा। कुछ ही दिनों में रघु ने देखा कि एक वजीर ख्वाजा सलीम रात को महल की पुरानी सुरंगों में जाता है। बीरबल को खबर दी गई। एक रात बीरबल और रघु ने उसका पीछा किया, और जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। ख्वाजा सलीम एक झरने के पास एक अंधेरी गुफा में गया, जहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे। और वहां उस अंधेरे में एक नकाबपोश बैठा था, वही पैंतरेबाज। बीरबल ने गुफा के बाहर पहरा बिठा दिया और अगले दिन ख्वाजा सलीम को पकड़वा लिया। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? बीरबल गरजे। सलीम ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ माध्यम हूं। असली ताकत वो है जो सदियों से सोई थी। पैंतरेबाज सिर्फ उसका चेहरा है। कौन? माफ करना, मैं और नहीं कह सकता। मैं शपथबद्ध हूं। अगर मैंने बताया तो। अचानक वो छटपटाने लगा। बीरबल ने देखा कि उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई थी, जैसे कोई जहर असर कर गया हो। कोई इसे चुप कराने में सफल हो गया, बीरबल ने कहा। बीते दिनों की घटनाओं को जोड़ते हुए बीरबल ने महल के पुस्तकालय में एक विशेष ग्रंथ मांगा, शाही विद्रोह, इतिहास के अंधेरे पृष्ठ। इसमें एक अध्याय था, कालगर्भ। उसमें उल्लेख था एक गुप्त संगठन का, जो हर सम्राट के शासनकाल में विद्रोह करता आया था। उसका प्रतीक था शेर की आंखों में जलती अग्नि। बीरबल समझ गए ये कोई सामान्य अपराध नहीं, ये इतिहास में दबी हुई कोई ताकत है, जो अब फिर से उठ रही है। अगली पूर्णिमा की रात, जब महल में एक विशेष भोज का आयोजन हो रहा था, तभी अचानक रोशनी चली गई। चारों ओर अंधकार और हाहाकार फैल गया। तभी कुछ नकाबपोश लोग महल में घुस आए। उनमें से एक ने अकबर पर हमला किया, लेकिन बीरबल समय रहते पहुंच गए। लड़ाई में एक नकाबपोश मारा गया। जब उसका चेहरा हटाया गया, सब स्तब्ध रह गए। वो कोई और नहीं, बल्कि रघु था, बीरबल का गुप्तचर। ये कैसे संभव है? अकबर ने पूछा। बीरबल भी स्तब्ध थे, लेकिन तब उन्हें याद आया रघु का संवाद। मुझे परछाई को पकड़ना है। क्या ये असली रघु था या कोई और? बीरबल ने तुरंत रघु के घर की तलाशी ली। वहां एक पुराना आईना रखा था, जिस पर अजीब से मंत्र उकेरे गए थे। जैसे ही उन्होंने आईने को घुमाया, उसमें एक दूसरा चेहरा उभर आया। पैंतरेबाज, अगर तुम सोचते हो कि मुझे पकड़ लिया है, बीरबल, तो तुम सिर्फ मेरी परछाई से लड़ रहे हो। आईना फट पड़ा। अब बीरबल जान चुके थे असली खेल अभी शुरू हुआ है। बीरबल ने महल की सभी गुप्त सुरंगों को बंद करवाया, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि एक पुरानी सुरंग, जिसे शून्य द्वार कहा जाता था, अब भी खुली है। ये सुरंग कभी युद्धकाल में शाही परिवार के लिए निकासी मार्ग हुआ करती थी। जब बीरबल ने उस सुरंग में प्रवेश किया, वहां अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दीपक जलाया, दीवारों पर चित्र दिखाई देने लगे। शेर, महल, विद्रोह, आग और एक ताज को तोड़ती परछाई। और वहां अंत में एक दीवार पर उकेरे अक्षरों में लिखा था, राजा को नहीं मारना है, उसे बदलना है। बीरबल जैसे ही आगे बढ़े, सुरंग में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। बीरबल के कदम उस गुप्त सुरंग, शून्य द्वार की गहराइयों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दीवारों पर जलते हुए दीपक की टिमटिमाहट उसकी परछाई को लंबा कर रही थी, और चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली थी, जैसे सदियों से बंद पड़ा कोई रहस्य जाग चुका हो।
दीवारों पर खुदे चित्रों में कुछ नया था। एक नकाबपोश, हाथ में जलती हुई मशाल और पीछे छिपी एक परछाई जो ठीक अकबर के जैसे दिखती थी। क्या यह संकेत है कि कोई बादशाह का रूप लेकर कुछ कर रहा है? बीरबल ने सोचा। सुरंग के अंतिम हिस्से में एक पत्थर की दरवाजा था जिस पर उकेरा था, सत्य वही है जो छुपा हो, जो दिखे वो भ्रम है। बीरबल ने दरवाजे को धकेला और एक नई दुनिया खुली। एक गुप्त कक्ष जहां दीवारों पर पैंतरेबाज के पिछले वर्षों की योजनाओं की छवियां थी। इस गुप्त कक्ष में बीरबल को वो मिला जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। एक नकली दरबार। हां, बिल्कुल असली जैसा। हर वजीर का हमशक्ल, नकली राजा, और यहां तक कि बीरबल जैसा एक व्यक्ति भी। इन पुतलों को देखकर बीरबल सन्न रह गए। ये किसके लिए है? अभ्यास या भ्रम फैलाने के लिए? दीवार के एक कोने में एक पुरानी हथेली की छवि बनी थी और उसमें लिखा था, जिस दिन नकली असली को बदल देगा उस दिन सिंहासन भी हिल जाएगा। महल में वापसी के बाद बीरबल ने अकबर से बात की, लेकिन इस बार अकबर का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ था। वो ज्यादा चुप थे, कम बोलते थे और अक्सर किसी अदृश्य चीज को देखते रहते थे। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं कभी बदल जाऊं तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका चेहरा नहीं, आपकी नीयत पहचानता हूं। पर भीतर ही भीतर उन्हें शक था, क्या महल में असली अकबर है या पैंतरेबाज की अगली चाल? बीरबल ने एक और गुप्त योजना बनाई। उन्होंने महल के सभी दरबारियों की आवाज, चाल और व्यवहार पर गुप्त अध्ययन शुरू करवाया। रघु का एक और गुप्तचर, कवि रामदास, जो पागल कवि के रूप में महल में घूमता था, उसकी कविताओं में संकेत छिपे थे। एक दिन उसने कहा, जिसका ताज भारी हो उसकी परछाई हल्की नहीं होती। अगर छाया बदल जाए तो समझो कोई और साया है। बीरबल समझ गए कवि ने कुछ देखा है। रामदास ने धीरे से बीरबल के कान में कहा, जिस राजा ने कल मुझे मुस्कुराकर देखा था, आज उसकी आंखों में डर था। वो अकबर नहीं था, वो कोई और है। बीरबल ने महल में एक गुप्त परीक्षण करवाया। सभी वजीरों और अकबर सहित दरबारियों को एक विशेष सुरा, पीने की औषधि, दी गई, जिसमें एक विशेष रसायन था जो कृत्रिम त्वचा या स्वर को प्रभावित करता था। जैसे ही सभा के बीच में सबने उसे पिया, एक चीख गूंजी। एक वजीर की त्वचा पिघलने लगी और चेहरा बदलने लगा। वो कोई और था, एक हमशक्ल जिसने असली वजीर को कैद कर लिया था। बीरबल चौंक गए तो पैंतरेबाज सिर्फ बाहर नहीं, अब दरबार के भीतर घुस चुका है। उस व्यक्ति ने मरने से पहले बस इतना कहा, अब सिर्फ चेहरों से पहचान नहीं होगी, अब आत्माएं भी भ्रमित होंगी। बीरबल ने एक जटिल यंत्र बनवाया जिसे उन्होंने दीवार श्रवण यंत्र कहा। यह महल की दीवारों के कंपन से आवाज पहचान सकता था। रात को जब महल शांत होता, बीरबल इस यंत्र से दीवारों से बात करते। एक रात उन्होंने एक गुफ्तगू सुनी, पैंतरेबाज की अंतिम योजना शुरू हो चुकी है। शेर अब महल में है, लेकिन असली बीरबल अब जिंदा नहीं बचेगा। बीरबल चौंक गए, क्या मैं अगला निशाना हूं? पैंतरेबाज ने अपनी अंतिम चाल चली। एक ही रात में महल के कई हिस्सों में आग लग गई। सैनिकों में भ्रम फैल गया, क्योंकि कुछ नकली सैनिक अंदर से हमला कर रहे थे और असली सैनिकों को धोखा दे रहे थे। महल में अराजकता फैल गई। बीरबल भागते हुए सिंहासन कक्ष में पहुंचे। वहां दो अकबर खड़े थे। मैं असली हूं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं असली हूं। बीरबल शांत रहे। उन्होंने दोनों की आंखों में देखा। फिर उन्होंने एक शेर की खाल जमीन पर फेंकी और कहा, अकबर को जानवरों से डर नहीं लगता। जिसको डर लगेगा वही नकली होगा। एक अकबर पीछे हट गया। पकड़ो इसे, बीरबल गरजे। पैंतरेबाज पकड़ा गया, लेकिन जैसे ही उसे कैद किया गया, वो हंसा। तुमने क्या सोचा, बीरबल? मैं अकेला हूं। मेरे उत्तराधिकारी अब हर नगर में हैं, हर दरबार में। मैं एक विचार हूं।
मुझे नहीं मारा जा सकता। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, इस विचार से लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती। हमें हर पीढ़ी को सजग करना होगा। पैंतरेबाज ने मुस्कुराकर कहा, और जब अगली बार मैं लौटूंगा, बीरबल नहीं होगा, पर मैं फिर भी जीतूंगा। पैंतरेबाज को पकड़ने के बाद महल कुछ दिन शांत रहा, लेकिन बीरबल जानता था यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। पैंतरेबाज की गिरफ्तारी के बाद जो दस्तावेज उसके गुप्त कक्ष से मिले, वे और भी अधिक चौंकाने वाले थे। उनमें से एक फाइल में दर्ज था, शून्य की संतान योजना उत्तराधिकारी, 3 व्यक्तित्वों में विभाजित एक विचार, जो समय आने पर एकजुट होंगे और शाही सत्ता को जड़ से हिलाएंगे। बीरबल के मन में प्रश्न कौंधा, क्या पैंतरेबाज वाकई अकेला था? महल में एक युवा सेवक था, फयाज, जो हाल ही में सैनिक से दूत बना था। वो अपने कार्य में तेज, अनुशासित और बेहद चुपचाप रहने वाला था। बीरबल को उसमें कुछ अस्वाभाविक दिखाई देने लगा। एक दिन बीरबल ने देखा कि फयाज एक कागज की छोटी सी परत को महल के सबसे पुराने मंदिर की मूर्ति के नीचे छुपा रहा है। बीरबल ने उस पर नजर रखी। अगली सुबह वो पर्चा गायब था। उस कागज पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, शेर अब द्वार पर है। पैंतरेबाज को बंदी गृह में 7 स्तरों की सुरक्षा में रखा गया था। एक रात अचानक जेल में आग लग गई। पूरी रात्रि पहरे में रहने वाले सैनिक मृत पाए गए। पैंतरेबाज का शरीर जली अवस्था में मिला, या यूं कहें मिला हुआ बताया गया। बीरबल को शव देखकर विश्वास नहीं हुआ। वो जानता था यह सिर्फ भ्रम हो सकता है। कभी कभी शत्रु खुद को मारकर ज्यादा ताकतवर बनता है। कुछ ही समय बाद पूरे राज्य में अफवाह फैल गई कि पैंतरेबाज पुनर्जन्म ले चुका है। अब वो सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार बन चुका है। अकबर ने गुप्त दरबार बुलाया। बीरबल, अकबर ने गहराई से कहा, क्या तुम सोचते हो यह सब कोई बड़ी योजना का हिस्सा है? बीरबल ने सिर हिलाया, जहांपनाह, यह सिर्फ सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं, यह विचार के विरुद्ध युद्ध है। तो समाधान? हमें इस युद्ध को विचार से ही लड़ना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, महल के अंदर एक नया वर्ग बने, प्रतिबिंब सभा, जहां केवल वे लोग होंगे जो सत्य, निष्ठा और बुद्धि की कसौटी पर खरे उतरे। प्रतिबिंब सभा की पहली बैठक में ही एक और सनसनीखेज घटना हुई। सभा के एक सदस्य राजगुरु हरिदत्त अचानक बेहोश हो गए। उनके मुंह से झाग निकल रही थी और उनकी मुट्ठी में एक कागज चिपका हुआ था। उसमें लिखा था, एक उत्तराधिकारी मर चुका है, अब 2 शेष है। बीरबल स्तब्ध रह गए। तो क्या हरिदत्त उनमें से एक था? रात में बीरबल को एक अजनबी से पत्र मिला, अगर तुम सत्य चाहते हो तो नर्मदा घाटी के पुराने मंदिर में अकेले आओ। बीरबल एकांत में साधु के भेष में घाटी पहुंचे। वो मंदिर हजारों वर्षों पुराना था। दीवारों पर शेर, जल और चक्र के चिन्ह बने थे। भीतर एक आवाज गूंजी, स्वागत है बीरबल। मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम सत्य के रक्षक हो और मैं उस सत्य का उत्तराधिकारी। बीरबल ने सामने देखा, वो फयाज था। तुम? बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। हां, मैं उत्तराधिकारी हूं, पर मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। मैं पैंतरेबाज की योजना का हिस्सा जरूर था, पर अब मैं उसका विरोध करता हूं। फयाज ने बताया कि पैंतरेबाज की योजना थी त्रयी योजना, जिसमें 3 विचारों को 3 अलग व्यक्तियों में रोपा गया था। रणनीति का उत्तराधिकारी, जो शत्रु की चालें बुनता है। सत्ता का उत्तराधिकारी, जो भीतर से शासन को गिराए। धरोहर का उत्तराधिकारी, जो जनता का विश्वास हड़प ले। मैं तीसरा हूं, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूं। महल लौटने पर बीरबल ने देखा अकबर बीमार हो गए थे और दरबार में उनकी जगह एक नया प्रधान सलाहकार आया था, इलियास बेग। बीरबल को शक हुआ। उसने देखा इलियास बेग अक्सर अंधेरी कोठरी में जाता और कुछ अज्ञात संकेतों की भाषा में संवाद करता। एक रात बीरबल ने उसे देखा दीवार पर किसी से बात करते हुए। दूसरा उत्तराधिकारी अब तैयार है, पहला अब भी छुपा है।
बीरबल ने फैयाज की मदद से इलियास बेग के कमरे में छुपा एक रहस्यमय गोल दर्पण पाया, जो किसी गुप्त संदेश यंत्र की तरह काम करता था। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, एक चेहरा उभरा। वो चेहरा न पैंतरेबाज का था, न फैयाज का। वो किसी तीसरे और कहीं अधिक घातक व्यक्ति का था। बीरबल, तू अब तक सिर्फ हमारी छाया से लड़ रहा था। असली युद्ध अभी शुरू ही नहीं हुआ। अगले दिन महल में फिर से हमला हुआ, पर यह हमला बाहर से नहीं, भीतर के लोगों ने किया था। सैनिकों की वर्दियों में वे हमलावर घुसे और अकबर के शयन कक्ष की ओर बढ़े। पर बीरबल तैयार थे। फैयाज, रामदास और कुछ वफादारों ने हमला रोका, लेकिन बीच में इलियास बेग भाग निकला। उसके कमरे में एक आखिरी पत्र मिला। तीसरा उत्तराधिकारी मर चुका, पहला शेष है और वो सिंहासन के सबसे करीब है। बीरबल चौंक गए। क्या इसका अर्थ है पहला उत्तराधिकारी कोई वजीर है या स्वयं? राज्य में जब से इलियास बेग का आतंक बढ़ा था, हर कोई चुप था। कोई ये नहीं जानता था कि असल में सत्ता के कक्षों में क्या हो रहा है। बीरबल ने महल के आंतरिक तंत्र को एक बार फिर से परखने का मन बनाया, परंतु अब तक जो कुछ भी हो चुका था, उससे यह स्पष्ट था कि कोई गहरी साजिश चल रही थी। और यह साजिश सिर्फ राज्य के अंदर ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर भी फैल चुकी थी। हमारे साथ युद्ध है, बीरबल। यह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। अकबर के शब्द बीरबल के मन में गूंज रहे थे, लेकिन क्या अकबर को भी इस खेल का असली रूप समझ में आ चुका था? एक दिन बीरबल को एक गुप्त पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था, सिंहासन की संतान अब जागृत हो चुकी है, सत्ता अब उसकी है। बीरबल ने यह पत्र अकबर तक पहुंचाया, लेकिन अकबर का चेहरा कुछ बदला बदला सा था। वो कागज को हाथ में पकड़े हुए बस एक टुकड़ा देख रहे थे। ये तुम समझ नहीं पा रहे, बीरबल। ये कुछ और ही है। ये सब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। तुम्हें कुछ और तलाश करना होगा। तुम्हें असल रहस्य जानना होगा। जहां अपना, अगर आपको सच में किसी को ढूंढना है, तो वो सिर्फ आपके आसपास छिपा हो सकता है। अगले दिन महल के एक पुराने गुप्त कक्ष से एक मरा हुआ व्यक्ति पाया गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि इलियास बेग था। लेकिन बीरबल को शक हुआ, उसका शरीर अचानक से इस तरह क्यों पाया गया? तभी उन्होंने देखा, इलियास बेग के शरीर के पास एक और पत्र था। पहला उत्तराधिकारी अब मेरी छाया बन चुका है, सत्ता की लड़ाई अब उसी के हाथ में है। क्या इसका मतलब है कि इलियास बेग केवल एक मोहरा था? बीरबल ने सोचा। बीरबल ने अपना ध्यान केंद्रित किया और समझने की कोशिश की कि आखिर इस सत्ता की लड़ाई में विचार किस तरह से काम कर रहे थे। वो जानते थे कि पैंतरेबाज, चाहे वो अब तक जीवित हो या न हो, सत्ता का अंत नहीं चाहता था। बीरबल ने शाही दरबार में कुछ बदलाव किए। उन्होंने सभी दरबारियों को एक कठोर परीक्षण से गुजरने के लिए कहा, ताकि ये पता चल सके कि कौन वास्तव में वफादार है और कौन किसी बाहरी ताकत के प्रभाव में है। इस बीच उन्होंने राजगुरु हरिदत्त से मिलने की योजना बनाई, क्योंकि राजगुरु का व्यवहार अब कुछ अजीब सा लगने लगा था। राजगुरु को देखकर बीरबल को यकीन हो गया कि वो पूरी स्थिति को लेकर चुप है। बीरबल ने राजगुरु से सीधे तौर पर सवाल किया, क्या तुम भी इस सत्ता संघर्ष का हिस्सा हो, राजगुरु? राजगुरु ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं, लेकिन मैं उस विचार का हिस्सा हूं जो राज्य की वर्तमान सत्ता को बदलने के लिए तैयार है। हम विचार से सत्ता नहीं बदल सकते, हम केवल उसकी परछाई से ये कर सकते हैं। बीरबल अब और हैरान हो गए। क्या तुम कहना चाहते हो कि अब सत्ता पर सिर्फ विचार का अधिकार है? राजगुरु ने सिर झुकाते हुए कहा, वो सच है, बीरबल। सत्ता केवल व्यक्ति से नहीं, विचारों से संचालित होती है। तुम्हें यह समझने के लिए गहरे भीतर देखना होगा कि इस समय सत्ता किसके हाथ में है। बीरबल ने शाही दरबार में एक और नया कदम उठाया। उन्होंने इलियास बेग के भाई अजमल बेग को दरबार में
एक शक्तिशाली वजीर के रूप में नियुक्त किया। अजमल बेग एक चतुर व्यक्ति था और उसकी आंखों में सत्ता की आकांक्षा साफ दिखाई देती थी। लेकिन बीरबल जानते थे कि अजमल बेग का असली खेल विचार के नियंत्रण पर आधारित था। उसने शाही दरबार में धीरे धीरे अपने विचारों को लोगों के दिमाग में बिठाना शुरू कर दिया था। वो अकबर की सत्ता के विरोध में एक वैकल्पिक विचार को प्रसारित कर रहा था। सत्ता सिर्फ वफादारी से नहीं, बल्कि शक्ति से आती है। बीरबल ने महसूस किया कि अब सत्ता और विचारों के बीच एक गहरा युद्ध शुरू हो चुका था। विचारों का युद्ध वह युद्ध था जिसे किसी शस्त्र से नहीं लड़ा जा सकता। बीरबल को यकीन हो गया कि यह युद्ध सत्ता के असली उत्तराधिकारी के बारे में था, और वो उत्तराधिकारी अब शाही महल में छिपा हुआ था। बीरबल ने एक गुप्त सभा आयोजित की, जिसमें महल के कुछ प्रमुख लोग शामिल हुए थे। इस बैठक में हर व्यक्ति को एक साधारण प्रश्न पूछा गया, क्या सत्ता का अधिकार आपके हाथ में है? उत्तर में जो प्रतिक्रियाएं आई वे बहुत ही अजीब थी। कुछ लोग ये कहते हुए चुप थे कि उन्हें अधिकार नहीं चाहिए, जबकि कुछ ने बिना किसी संकोच के ये स्वीकार किया कि उन्हें इस समय सत्ता पर काबिज होने की इच्छा थी। बीरबल ने इस सब का विश्लेषण किया और एक बात स्पष्ट हुई, सत्ता का उत्तराधिकारी वो व्यक्ति नहीं था जो बाहर दिख रहा था, बल्कि वो व्यक्ति था जो अब तक पर्दे के पीछे था। अकबर के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। बीरबल ने महल के गुप्त कक्षों में और दरबार के भीतर एक नया रास्ता तलाशा, लेकिन इस बार उनका सामना सिर्फ सत्ता से नहीं, बल्कि उन विचारों से था जिन्हें वो अब तक नकारते आए थे। फैयाज, राजगुरु और अजमल बेग तीनों ही सत्ता के इस संघर्ष का हिस्सा थे, और अब बीरबल को यह समझ आ गया था कि असली लड़ाई केवल एक व्यक्ति के सिंहासन तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि वो विचारों का टकराव था जो अब तक छुपा हुआ था। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? एक आवाज ने बीरबल से पूछा। ये वही आवाज थी जो पहले महल में गूंज चुकी थी। अब वो आवाज सत्ता के अंतिम उत्तराधिकारी की थी। सिंहासन की लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दरबार में हर कोई अपने अपने हिस्से की सत्ता की चाहत में जल रहा था, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह अपनी समझदारी और रणनीति से इस उलझी हुई कहानी के केंद्र में था। उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह केवल एक शाही सिंहासन का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह विचारों का संघर्ष था जो उस सिंहासन को पाने की चाहत रखता था। अकबर की तबीयत अब बहुत खराब हो गई थी। वो महल के एक कोने में चुपचाप पड़े रहते थे, अपनी स्थिति से जूझते हुए। बीरबल ने उन्हें देखा और यह महसूस किया कि अब अकबर के लिए कोई भी कदम उठाना काफी कठिन हो गया था। लेकिन बीरबल जानता था, अगर वो अकबर को अकेला छोड़ देगा तो सत्ता के पीछे छिपे हुए विचार उन्हें भी निगल लेंगे। बीरबल ने एक और गुप्त बैठक आयोजित की, जिसमें सभी प्रमुख दरबारी, राजगुरु, फैयाज और अजमल बेग को बुलाया। इस बैठक का उद्देश्य था सत्ता के असली उत्तराधिकारी का निर्धारण करना। बीरबल ने सभी को एक आखिरी सवाल पूछा, हमारे राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन है? क्या वो व्यक्ति है जो हम सबके सामने है, या वो विचार है जो हम सबके भीतर है? सभी दरबारियों ने बीरबल की ओर देखा, क्योंकि हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि यह एक निर्णायक क्षण था। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ हमारे भीतर के विचारों का संघर्ष नहीं, बल्कि ये उस विचार का संघर्ष है जो इस राज्य के भविष्य को आकार देगा। उस विचार का नेतृत्व करने वाला केवल एक व्यक्ति हो सकता है, जो अपने सिद्धांतों और मूल्य के आधार पर हम सबका मार्गदर्शन कर सके। आखिरकार बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उसने सबको चुप रहने का इशारा किया और एक नई दिशा की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, एक सोचने का तरीका था जो सबको अंधेरे से बाहर लाता था। बीरबल ने घोषणा की, राज्य का असली उत्तराधिकारी वो व्यक्ति नहीं है जो अब तक सबके सामने आया था। असल में वो विचार था जो हमेशा से हमारे दिलों में था। वो विचार था
न्याय, समानता और सत्य। और इस विचार का वास्तविक प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि अकबर खुद थे। सभी दरबारियों की आंखों में आश्चर्य था। अकबर का स्वास्थ्य बहुत खराब था, लेकिन बीरबल ने समझाया, अकबर को सत्ता का नहीं बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए शासन करने का अधिकार था। उन्होंने हमेशा यही साबित किया। और अब समय आ गया है जब हमें सत्ता को एक विचार के रूप में देखना होगा, न कि केवल एक व्यक्ति का अधिकार। ये शब्द सुनकर महल में एक शांति छा गई। बीरबल ने अकबर की ओर इशारा किया और कहा, आज से हम सब ये संकल्प लेते हैं कि हम उस विचार को जीवित रखेंगे। राज्य का असली सिंहासन अब विचार के रूप में जीवित रहेगा और यही हमारा सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होगा। बीरबल ने निर्णय लिया कि अब यह राज्य सभी के विचारों का एक मिश्रण होगा, जहां किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं बल्कि सभी की सोच और समझ का संतुलन होगा। राजगुरु हरिदत्त और फैयाज जैसे लोग अब इस नई व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य के विकास के लिए ही अपने सिद्धांतों को जोड़ा था। अजमल बेग भी समझ गए थे कि सत्ता का खेल अब केवल शक्ति का नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष का हिस्सा बन चुका था। अकबर, जो अब बेहद कमजोर थे, उन्होंने बीरबल को देखा और धीरे से मुस्कुराए। तुमने जो कहा वही सत्य है। राज्य का भविष्य अब हमारी एकजुटता पर निर्भर करेगा, न कि किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं पर। सभी दरबारी और राज्य के लोग एकजुट हो गए। कोई भ्रम नहीं था, कोई साजिश नहीं थी। राज्य में अब विचार की शक्ति सर्वोपरि थी और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई अपने हिस्से का अधिकार समझे, न कि केवल सत्ता के पीछे दौड़े। यही था बीरबल का सत्य, यही था पिनारे में शेर का असली संदेश। सत्ता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी के समान अधिकारों और विचारों की होती है। यह राज्य अब केवल शाही परिवार या दरबारियों का नहीं था बल्कि जनता का भी था। अकबर ने अपने अंतिम समय में जो समझा वही राज्य के भविष्य का मार्गदर्शन करेगा। विचार का सिंहासन अब अमर रहेगा। ये कहानी समाप्त होती है यहां, जहां सत्ता की असल पहचान विचार के रूप में सामने आई। बीरबल का जीवन हमेशा के लिए सच्चाई, न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में अमर रहेगा।